सर वो क्लोज लूप का बता दीजिए, ओपैम क्लोज लूप में वर्क कैसे करता है। क्लोज लूप में ओपैम्प वर्क कैसे करता है? ओके, यस सर। तो देखिए दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ओपैम्प के साथ होता है। ओपैम्प का नाम हमने ओपैम्प जैसा कि आप नाम देख रहे हो, OPAMP। वाई वी कॉल इट ओपैम्प? ओपैम्प अगर आप वीडियो के थ्रू गए होंगे तो आपको बताया होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर means it can perform all kind of mathematical operations just like as addition, subtraction, multiplication, division. Although it can do integration, it can also do differentiation, it can do logarithmic, it can do exponential, ढेर सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई around almost kind of mathematical operations it can perform, and as well as it can work as amplifier. That's why this IC is named as operational amplifier. ओके, ओपैम्प जो आईसी है उसका नंबर होता है 741। आप मार्केट में जाके इसे परचेज कर सकते हो, ₹5 की लगभग मिलेगी। 8 पिन की आईसी होती है ये। ठीक है, 8 पिन की आईसी होती है। तो ओपैम्प में मैंने आपको बताया था कि ओपैम्प में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं। देयर आर टू इनपुट देयर आर टू इनपुट टर्मिनल इन ओपैम्प। तो ओपैम्प में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक आपका इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है और दूसरा आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का मतलब ये है कि जो भी वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि यहाँ पर वोल्टेज अगर मैं इनपुट वोल्टेज V माइनस लगा रहा हूं और यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज V प्लस लगा रहा हूं, V माइनस V प्लस मैंने इसलिए नोट किया हुआ है ताकि नाम से ही पता चल जाए कि V माइनस मतलब ये इन्वर्टिंग वाला इनपुट वोल्टेज है और V प्लस मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग वाला इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो V आउटपुट आता है वो V आउटपुट इज इक्वल टू क्या आता है, A इंटू वी आई डी, A इंटू VID। ओके, VID मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज देखिए कैसे आता है, VID जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होता है वो आता है V प्लस माइनस V माइनस, V प्लस माइनस V माइनस करके हमारा VID आता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं। तो V प्लस और V माइनस का जो डिफरेंस होता है वो आपको क्या देता है, VID देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर VID आता है। तो VID को ये A से मल्टीप्लाई करता है। तो A मतलब क्या है, गेन। ओके, A इज गेन। ठीक, गेन मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर का गेन होता है। जैसे कि आप जब साउंड सुनते हो तो आप क्या करते हो, एम्पलीफायर लगाते हो। तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी साउंड का सिग्नल आता रहता है उसको बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड का कर देता है, तो जिससे आपको जो साउंड सुनाई देता है वो बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड का साउंड सुनाई देता है। तो A इज जस्ट अ मल्टीप्लायर, it will amplify the value or it will improve the intensity of any signal. Okay, so ये हो गया आपका गेन। ठीक है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो आइडियल ओपैम्प होता है ना उसका गेन बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब इन टर्म्स ऑफ 10,000 से लेकर 1 मिलियन के बीच में होता है। तो A is very high in case of open loop gain. It is approximately 1 मिलियन। ठीक है, तो अगर आप 1 मिली वोल्ट का सिग्नल लगा दिया, मान लीजिए आपने 1 मिली वोल्ट का सिग्नल लगा दिया और अगर आप इसे 1000 मान लीजिए 10,000 ही है ओपन लूप में, अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, यू विल गेट 10 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और अगर ये 1 मिलियन है तो आपको 100 वोल्ट का डीसी सिग्नल मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ओपैम्प जो होता है, ओपैम्प कोई अपने आप से वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं करता है। ठीक है, जो भी ओपैम्प का आईसी होता है ये चलता किससे है, एक सप्लाई वोल्टेज हम लोग लगाते हैं। जब भी आपका जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में भी एम्पलीफायर है, लेकिन वो एम्पलीफायर कब तक काम नहीं करेगा, जब तक आपके फोन में बैटरी नहीं रहेगा। अगर आपके फोन में बैटरी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो सिग्नल आता है आपके मोबाइल फोन तक, वो आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन से आवाज आती है बाहर। तो आपके मोबाइल फोन तक जो सिग्नल आता है वो कौन सा सिग्नल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है। दैट इज इन टर्म्स ऑफ माइक्रो वोल्ट और माइक्रो वाट का या नैनो वाट के रेंज का सिग्नल होता है। लेकिन आपके मोबाइल फोन में एम्पलीफायर है और वो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके मिली वोल्ट और वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि आपको फिर वो सिग्नल सुनाई देता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ एम्पलीफिकेशन का, आपको थीम समझ में आया। तो लेकिन क्या मोबाइल फोन आपका काम कर सकता है अगर आपके मोबाइल फोन में बैटरी ना हो, तो नहीं। तो इसी तरीके से कोई भी आईसी तब तक काम एम्पलीफायर का नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर कोई अप्लाइड वोल्टेज ना लग जाए। मतलब हम लोग यहाँ पर प्लस वीएसएस और माइनस वीएसएस जरूर लगाते हैं। अगर हम प्लस वीएसएस और माइनस वीएसएस नहीं लगा रहे हैं, if you are not applying plus VSS and minus VSS, then we cannot do any kind of mathematical operation or perform it. But just like as mobile dead रहेगा, उसके पास कोई भी बैटरी नहीं रहेगी। तो ये क्या है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। ओके, तो जब ओपन लूप है तो आप देखिए 100 वोल्ट हो जाएगा। तो 100 वोल्ट तो हो नहीं सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो सकता है। तो प्लस वीएसएस या माइनस वीएसएस पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर ओपन लूप में कमी क्या थी? ओपन लूप में कमी ये थी कि सर अगर गेन एक बार बहुत हाई है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया क्लोज लूप का। तो क्लोज लूप में क्या हुआ? क्लोज लूप में अब हम लोग यहाँ पर ओपैम्प, आइडियल ओपैम्प का ही हम यूज करके कॉन्फ़िगरेशन बनाए। आइडियल ओपैम्प का ही यूज करके हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ठीक है। और उस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से हम लोगों ने बनाया आइडियल ओपैम्प का यूज करके, देखिए निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस का यूज किया, हम लोगों ने इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया। जैसे कि ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंसेस है, ठीक है ना, ये आपका आर एफ है, ये आपका क्या हमने कहा, ये आर इन है, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस, ओके। और यहाँ पर हमने कहा कि ये वी इनपुट है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ग्राउंडेड है। तो ये एक तरीके से क्लोज लूप एम्पलीफायर हो गया। क्लोज लूप एम्पलीफायर में क्या है कि यहाँ पर फीडबैक से कनेक्टेड है, जो भी इनपुट है वो फीडबैक से कनेक्टेड है, फीडबैक से आपका इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फीडबैक के थ्रू आपका इनपुट और आउटपुट यहां पर कनेक्टेड है, इनपुट एंड आउटपुट इज कनेक्टेड थ्रू फीडबैक, ठीक। तो अब इसमें ओपैम्प अगर आइडियल है तो हम लोग आइडियल ओपैम्प के केस में जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। ओपन लूप गेन की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। ओपन लूप गेन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब वी आउटपुट इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग ने लिख रहे हैं ए इंटू वी आई डी, तो इनफाइनाइट के तो बारे में नहीं पता है, लेकिन वन अपॉन इनफाइनाइट के बारे में जरूर पता है। मतलब वी आउटपुट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी आई डी होगा, ठीक है ना। तो वी आउटपुट डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू को जैसे ही हम लोग इनफाइनाइट की ओर टेंड कराएंगे, यहाँ पर वी आई डी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, वी आई डी विल बिकम जीरो। वी आई डी विल बिकम जीरो मीन्स V प्लस की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी किसके, V माइनस के। V प्लस विल बिकम इक्वल टू V माइनस, मतलब जो भी वोल्टेज आपके यहां पर आएगा वही वोल्टेज यहां पर आएगा अगर ये ओपैम्प आइडियल है, ठीक है। जब यहां पर आपका V प्लस और V माइनस इक्वल हो जाता है तो यही कंडीशन कहलाती है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट मतलब एक्चुअली तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, एक्चुअली ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों पे वोल्टेज सेम हो गया है तो इसलिए हम इसे कहेंगे वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। और अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाता है एक, जैसे V प्लस वाला यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ये V प्लस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो V माइनस अपने आप कनेक्टेड टू द ग्राउंड हो जाएगा, मतलब V प्लस इज इक्वल्स टू V माइनस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, आप देख रहे हो कि ये भी यहाँ पे भी जीरो है, ये भी जीरो है, दोनों के दोनों जीरो वोल्ट हो गए, ठीक है। तो जब ये दोनों के दोनों जीरो वोल्ट हो गए तो इसका मतलब ये कंडीशन कहलाती है, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो हम लोग यहाँ पर आइडियल ओपैम्प की बात कर रहे थे। तो आइडियल ओपैम्प के केस में क्या होता है, आइडियल ओपैम्प के केस में जैसा कि अगर आप वीडियो के थ्रू गए होंगे तो आपको पता होगा कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने के केस में वी आउटपुट डिवाइडेड बाय ए इनफाइनाइट होता है, तो वी आई डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस हो जाएगा। तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट मतलब एक्चुअल यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, लेकिन वर्चुअली यहाँ पर वी प्लस और वी माइनस की वैल्यू इक्वल होने के नाते यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जैसा लगेगा, ठीक। और अगर यहाँ पर कोई भी एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, ठीक है। तो ये वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्चुअल ग्राउंड आपके फर्स्ट ईयर के सेशनल या फिर जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड क्या है। एक नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, व्हाई डज इट अकर। ये अकर इसलिए होता है क्योंकि जब हम ओपैम्प को आइडियल मानते हैं तो ओपन लूप गेन इनफाइनाइट हो जाता है, तो इस तरीके से जब हम लोग ये इनफाइनाइट पुट करते हैं तो यहाँ पर वीआईडी की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक। तो कभी भी जब हम ओपैम्प को आइडियल ज्यूम करेंगे तो ये कंडीशन अपने आप हो जाएगी कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट तो वहां पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हम ओपैम्प को आइडियल ज्यूम कर रहे हैं तो उसके पास जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा ना दोनों टर्मिनल के बीच में, वो इनफाइनाइट होगा, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू का एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इनफाइनाइट वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस रहेगा तो इसके थ्रू जाने वाली करंट आई जीरो माइनस या फिर आई जीरो प्लस, ये दोनों के दोनों ही जीरो होगी, ठीक। और दूसरा आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक। तो यही तीन कंडीशन लेकर के हर एक ओपैम्प के सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको जब भी मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किए हैं तो उसमें बताया है कि सबसे पहले हम लोग केसेस लगाएंगे, स्टेप्स लगाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या था, ओपैम्प को आइडियल अज्यूम किया, तो ओपैम्प को आइडियल अज्यूम करते ही V प्लस इक्वल टू V माइनस हो गया, ठीक। और जैसे ही आपका V प्लस इक्वल टू V माइनस हुआ तो इसे हम लोग इस कंडीशन को क्या करते हैं, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट करते हैं। और तो होता क्यों ये, क्योंकि ओपन लूप गेन यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ओके, ठीक। तो जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा और अब उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप यहां पर केसीएल लगाते हो, नोडल एनालिसिस लगाते हो। नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कर दीजिए, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V इनपुट डिवाइडेड बाय जीरो, क्योंकि यहां पर वोल्टेज जीरो हो गया है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज जीरो है, तो V इनपुट माइनस जीरो डिवाइडेड बाय R इनपुट इज इक्वल टू जीरो माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF,
तो यहाँ पर आपका वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर एफ बाई आर इनपुट इंटू वी इनपुट, ओके, माइनस आर एफ बाई आर इनपुट इंटू वी इनपुट, ठीक है, ये हो गया आपका वी आउटपुट। तो ये जो अब आपका वी आउटपुट है उसका गेन अब कोई फिक्स नहीं रह गया, अब वो गेन आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है, आरएफ और आर इनपुट पे। जैसे कि अब मैं आपसे कहूं, मैं आपसे एक एग्जांपल में मैं आपसे एक बात करता हूं कि ऐसा है सर, आप मुझे एक ओपैम्प डिफाइन करिए, ओपैम्प जरा बना कर दीजिए जिसका गेन जो है, आप एक ओपैम्प डिजाइन कर दिए सर जिसका गेन जो है सर 10 से लेकर के 20 तक वेरी करे, एक ओपैम्प डिफाइन कर दीजिए जिसका गेन आपका 10 से लेकर के 20 तक वेरी करे। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ऐसा है कि मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, ठीक है, और मैं इसे एज ए इनपुट रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहा हूं, ठीक, माइनस प्लस, और ये ग्राउंडेड कर दिया, यहां पर आपका क्या कर दिया, वी इनपुट कर दिया, ठीक, और अब मैं जो फीडबैक रेजिस्टेंस ले रहा हूं सर उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रहा हूं। वेरिएक आपने देखा होगा, रिहोस्टेट देखा होगा, तो उससे आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, रिहोस्टेट लो रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब आप रेजिस्टेंस 1 किलो ओम के बजाय आप कहिए कि सर 10 किलो ओम से लेकर के 20 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने ले लिया है। We have taken variable resistance ranging from value 10 किलो ओम to 20 किलो ओम। तो जब आपका ये 10 किलो ओम रहेगा तो इसका गेन क्या आ जाएगा, माइनस आर एफ बाई आर इन, तो माइनस आर एफ की वैल्यू क्या होगी, 10 बाई 10 1, so it will become माइनस 10 और माइनस 20। तो माइनस 10 से लेकर माइनस 20 तक के रेंज का आप एक एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि क्लोज लूप के नाते आपको बेटर कंट्रोल मिलता है सर्किट पे, ठीक है। आप गेन को अपने आप से डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। गेन को आप कंट्रोल कर सकते हो, एक से ज्यादा इनपुट दे करके भी आप गेन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्लोज लूप एम्पलीफायर यूज करते हैं, क्लोज लूप एम्पलीफायर का यही बेनिफिट होता है। आया समझ में? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, और बताइए, और क्या डाउट है? वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप जाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल से समझाया हुआ है सब कुछ। अगर उसमें कहीं कोई डाउट है तो आप तुरंत मुझे, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप उसमें आपको कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप पे अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो उस पे। और बताइए, और कोई डाउट? सर डिफरेंस एम्पलीफायर एक बार बता दीजिए। डिफरेंस एम्पलीफायर, स्क्रीन पे आपके डिफरेंस एम्पलीफायर आ गया है? यस सर। यस सर। तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर है। डिफरेंस एम्पलीफायर में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये देखिए दो रेजिस्टेंसेस यहां पर एक अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी ऑप एम्प किस तरीके का सर्किट है? अगर इनपुट केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है तो डेफिनेटली, और केवल एक ही इनपुट लगा हुआ है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर एक ही इनपुट लगा हुआ है और वो नॉन इन्वर्टिंग पे लगा हुआ है तो क्या है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक। अगर दोनों पे ही इनपुट लगा हुआ है, इन्वर्टिंग वाले पे और नॉन इन्वर्टिंग वाले पे, तब वो डिफरेंस एम्पलीफायर होगा और एक एक लगा हुआ। अगर एक ही इन्वर्टिंग वाले पर एक से ज्यादा इनपुट लगे हुए हैं, मतलब इन्वर्टिंग वाले पर एक V1 V2 V3 दो तीन लग गए, ठीक है, तो ये क्या होगा, देन इट विल बी व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीफायर, इट विल बिकम इन्वर्टिंग एडर, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट एक ही वाले टर्मिनल पे लग जा रहे हैं, ठीक, तो इट विल बी इन्वर्टिंग एडर, वो सब डिस्कस है। और नॉन इन्वर्टिंग एडर में क्या होता है, वही एक से ज्यादा इनपुट किसी एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगे होते हैं तो वो नॉन इन्वर्टिंग एडर कहलाता है। तो डिफरेंस एम्पलीफायर और एडर और जो एम्पलीफायर सर्किट है उसको देख करके पहचानने का या फिर उसको समझने का तरीका यही है कि डिफरेंस एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होगा कि एक इनपुट आपका इन्वर्टिंग वाले पे लगा रहेगा और एक इनपुट आपका नॉन इन्वर्टिंग वाले पे लगा रहेगा। जैसे एक इनपुट V1 पे लगा रहेगा और दूसरा इनपुट आपका V2 देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, एक आपका माइनस वाले पे लगा हुआ है, दूसरा प्लस वाले पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका R3 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और R4 है। सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि भाई जो आपका वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब ये है कि वर्चुअल की कोई भी जो भी V आपका V3 होगा, जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए ये V माइनस जो है, जो भी आपका यहाँ पर V माइनस होगा, ये एक सेकेंड,
जो भी आपका V माइनस होगा और जो भी यहाँ पर V प्लस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो V माइनस और V प्लस अगर सेम होगा तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये V प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये V प्लस की वैल्यू क्या होगी, तो V प्लस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, V प्लस की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ इसमें डिस्कस किया, डिफरेंस एम्पलीफायर में डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर आपका ये देखिए, अगर आपका ये क्या है, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2, और रेजिस्टेंसेस आपके वेरी कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हो। R1 कर दिया, यहाँ पर आपने R2 कर दिया। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज R3 एंड दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज R4। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने कहा कि सर यहाँ पर V1 लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज V2 लगा हुआ है, ठीक, तो सबसे पहले वही 3 स्टेप्स आप लगाओगे। सबसे पहले यहाँ पर ये V प्लस हो जाएगा और ये V माइनस हो जाएगा। सबसे पहले आप वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अप्लाई करोगे, और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के बाद आप जो सबसे पहले लगाओगे वो लगाओगे कि भाई सबसे पहले वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के नाते यहाँ पर जो भी है V प्लस की वैल्यू जो भी है वो V माइनस के इक्वल होती है, मतलब V प्लस विल बी इक्वल टू V माइनस। और दूसरी चीज, यहाँ से कोई भी करंट इन नहीं करती है, मतलब I माइनस की वैल्यू और I प्लस की वैल्यू, ये दोनों की दोनों वैल्यू जो होती है, I माइनस और I प्लस वैल्यू, ये दोनों की दोनों 0 एम्पियर होती है। ठीक है, I माइनस की वैल्यू चाहे I प्लस की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब आपको V प्लस की वैल्यू तो पता ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको V प्लस की वैल्यू पता करनी है तो आप क्या करोगे, देखिए ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R3, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R4। ठीक है, और यहाँ पर आपका वैल्यू है V प्लस का, आपको पता करना है, और यहाँ पर अगर V2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, ये V प्लस की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हो। वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर करंट जो भी फ्लो कर रही होगी वो सेम करंट फ्लो करेगी, जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही करंट इसमें फ्लो करेगी। तो जब सेम करंट फ्लो करेगी तो आपका V प्लस की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, V प्लस की वैल्यू हो जाएगी आपकी करंट की वैल्यू जरा बताइए पहले कितनी होगी, तो I इज इक्वल्स टू बताइए क्या होगी, I इज इक्वल्स टू होगी V2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, V2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4। ओके, और अगर आप यहाँ पर V प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V प्लस की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R4, so I into R4, so this will become how much, this will become V2 R4 divided by R3 plus R4। ठीक है, so this will become V plus, so this is V plus। now V plus is equal to R3 R4 divided by R4 divided by R3, हाँ R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4, ये आ गया, ये आपका V प्लस हो गया। और यही वैल्यू आपके किसके इक्वल हो जाएगी, यही वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी V माइनस के। सो V प्लस विल बी इक्वल टू V माइनस। ओके, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर नोडल लगा करके आपने V प्लस की वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है ना ये कैसे निकाला। हो सकता है कि अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत कमजोर हो और अगर आपको इलेक्ट्रिकल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज को समझने में थोड़ी समस्या हो। क्लियर है ना सभी को कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फिर इसके बाद क्या लगा रहे हैं हम लोग, अब इस पे हम लोग KCL लगाएंगे या नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है ना, नोडल एनालिसिस लगाने के लिए देखिए इक्वल, ये दोनों के दोनों करंट इक्वल होगी। ठीक है ना, ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहाँ पर आपका वोल्ट वैल्यू क्या है, V आउटपुट है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर बताइए I1 इज इक्वल टू I2, सो विल गेट I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2। तो I1 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, I1 विल बिकम V1 माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू V प्लस माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो अब इसको, ठीक है, तो अब ये हो गया V1 माइनस
V प्लस डिवाइडेड बाई R1, V प्लस माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R2, ठीक है ना। आपको पहले ही मैंने V प्लस की वैल्यू बता दी, V प्लस की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, कितनी कैलकुलेट की थी, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू V2, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस V प्लस डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू V प्लस डिवाइडेड बाई R2 माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R2। ओके, अब हम लोग इसे क्या करें, V आउट एक साइड कर लीजिए, बाकी सारे सिंबल एक साइड कर लीजिए। तो V आउट डिवाइडेड बाई R2 हमने एक तरफ कर लिया और इज इक्वल टू बाकी सारे हमने एक तरफ कर दिया, V प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, ठीक है, और माइनस V1 बाई R1, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहां पर क्या करोगे, इज इक्वल टू, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, V प्लस, कहीं मिस्टेक होगा तो आप बताइएगा, ठीक है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1, ओके। अब अगर मैं यहां से R2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये है आपका V आउटपुट डिवाइडेड बाई R2, मैं R2 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू, R2 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1, बिकॉज R2 कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, माइनस R2 बाई R1 इंटू V1, ओके। अब यहां पर आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप इसमें V प्लस की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि V प्लस तो हमारी तरफ से ऐड किया हुआ वेरिएबल है ना। V प्लस की वैल्यू क्या है, V प्लस की वैल्यू है, V प्लस की वैल्यू देखिए क्या है, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, ओके। आप V प्लस की वैल्यू को पुट कर दीजिए, R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, ठीक है, इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, माइनस R2 बाई R1 इंटू V1, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम V2, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि R4 बाई R3 और R2 बाई R1, इन सभी को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या आप चाहे जैसे इसको जो भी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये एक इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें एक होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड वाले में R4 बाई R3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, R2 बाई R1 के इक्वल होती है। R4 बाई R3 की वैल्यू जो होती है वो R2 बाई R1 के इक्वल होती है। मतलब ये जो रेशियो होता है ना वो सेम होता है। ये जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस, दिस विल बी सेम। मतलब कुछ इस तरीके से ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, दिस इज feedback resistance divided by input resistance, feedback resistance divided by input resistance, so these will be same, okay। तो ये जो रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो इस तरीके की कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये बैलेंस डिफरेंस एम्पलीफायर होता है और एक अनबैलेंस डिफरेंस एम्पलीफायर होता है। तो R4 by R3 इज इक्वल टू जब R2 by R1 होता है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डिफरेंस एम्पलीफायर, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि R4 by R3
तो R4 by R3 हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3, एक ये आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अगर आप क्या कॉमन ले लेंगे, R1 मान लीजिए अगर आपने कॉमन ले लिया, R1 अगर आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो R1 अगर आपने कॉमन ले लिया तो बताइए क्या आ जाएगा, 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R1, सो R1 से R1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस R2 बाई R1 इंटू V1, ठीक है। तो अब आपका जो बचेगा ओवरऑल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल जो बचेगा दिस विल बिकम R4 बाई R3, ठीक है, इंटू 1 प्लस R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है, माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1, ठीक है। अब आपको पता है कि R4 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R1, तो जैसे ही बैलेंस्ड होगा ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा R2 बाई R1 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम R2 बाई R1 इंटू यहाँ पर क्या था V2 था, V2 मिस हो गया था, V2 माइनस V1, ओके। सो ये आपका हो गया बैलेंस्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। बताइए भाई समझ में आया? यस सर, समझ में आया। इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल आते हैं वो एडर पे आ जाते हैं, या तो फिर इस तरीके से डिजाइनिंग पे बोल देगा। डिजाइनिंग में क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा डिजाइनिंग में कि ऐसा है कि आप एक ऐसा सर्किट डिजाइन करिए जिसका कि गेन 5 हो। तो गेन 5 के लिए आप क्या करोगे, आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह से बनाओगे 1 प्लस RF बाई R इनपुट को, जैसे कि अगर कह दिया कि 5 गेन का सर्किट डिजाइन करिए, तो 5 गेन का सर्किट बताइए आप कैसे डिजाइन करोगे। तो 5 गेन का सर्किट डिजाइन करने के लिए आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो गेन है वो 5 है, तो 5 तो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला एम्पलीफायर यूज होगा, इसका मतलब इसका गेन क्या होता है 1 प्लस RF बाई R इनपुट होता है, तो इसका मतलब RF और R इनपुट का रेशियो क्या आ जाएगा, RF बाई R इनपुट का रेशियो आपका आ जाएगा 4। इसका मतलब अगर मैं एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का ले रहा हूँ या 10 किलो ओम का ले रहा हूँ, दूसरा रेजिस्टेंस अब मैं 40 किलो ओम का लूंगा। क्यों मैं बार-बार किलो ओम में रेजिस्टेंसेस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे ना प्रैक्टिकली अवेलेबल रेजिस्टेंसेस देखोगे तो वो नॉर्मली जो इजीली अवेलेबल रेजिस्टेंसेस होते हैं वो किलो ओम्स में ही होते हैं, ठीक है। तो अब आप नॉन इन्वर्टिंग वाला एम्पलीफायर बनाओगे और उसके सर्किट में RF की जगह 4 किलो ओम या 40 किलो ओम रखोगे और R इनपुट की जगह 1 किलो ओम या फिर 10 किलो ओम, ठीक है। तो अब जो है ठीक है, इस क्लास को हम लोग एंड कर रहे हैं यहाँ पर।